हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगामाइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। तो चलिए करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। आज हम 5, 6 और 7 तारीख के करंट अफेयर्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल न्यूज। आज का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज है कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय की संसदीय समिति के समक्ष क्रिमिनल लॉ की जगह लेने वाले बिल की रिपोर्ट पेश की, जिसको गृह मंत्रालय की संसदीय समिति ने स्वीकार कर लिया। इस कानून के तहत यानी इस बिल के तहत संसद में 163 साल पुराने 3 मूलभूत कानूनों में बदलाव किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव राष्ट्रद्रोह के कानून को लेकर किया जाएगा। इस बिल के तहत इंडियन पीनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के स्वरूप में बदलाव किया जाएगा। हम आपको ये बता दें कि भारत में इंडियन पेनल कोड की शुरुआत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1860 में की गई थी। अब इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लेगा। बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी की स्थापना 1898 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। अब इसकी जगह लेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और 1872 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एविडेंस कोड की जगह अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 लेगा। इस बिल में जो सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है वह राष्ट्रद्रोह को लेकर किया गया है। वर्तमान सरकार का मानना है कि राष्ट्रद्रोह शब्द ब्रिटिश कालीन शब्द है, जिसको हटाकर अब देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ अब देशद्रोह का प्रावधान पहले से और भी कड़ा और कठोर होगा। अब देशद्रोह के तहत धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कार्य करने, चाहे बोलें, चाहे आप लिखें या सांकेतिक रूप में कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करें, तो अब ये सभी देशद्रोह की श्रेणी में आएगा और इसके लिए आपको 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। यानी अब प्रावधान काफ़ी कड़े हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले आप सरकार के खिलाफ बोल सकते थे, तस्वीर के माध्यम से इंडिकेशन दे सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, ऐसी चीज़ें जिसमें सरकार की आलोचना हो रही थी, तो आप पे देशद्रोह लागू नहीं होता था। लेकिन आप अब कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी एक्ट करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, चाहे आप इंडिकेशन के रूप में कुछ लगा देते हैं, तस्वीर ही साझा कर देते हैं, तो आप अब देशद्रोही मान लिए जाएंगे, जो कि बड़ा ही कठोर कदम है। एक लोकतंत्र में लोग आलोचना करते हैं, सरकार की कड़ी आलोचना भी कर देते हैं, लेकिन वो देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है। तो संभवतः अब सरकार की आलोचना करना देशद्रोह की श्रेणी में आ जाएगा और जिसके लिए 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा होगी। यानी अब सरकार की आलोचना करना संभव नहीं होगा। सरकार के अनुसार देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी एक्टिविटी अब देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है इस बिल में कि अब छोटे मोटे अपराध के लिए आपको कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि आपको अमेरिका और ब्रिटेन आदि यूरोपीय देशों की तर्ज पर सामुदायिक सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। सामुदायिक सज़ा का मतलब है कि अब आपको सरकार आदेश दे सकती है, कोर्ट आदेश दे सकती है कि आप जाइए बेसहारों का सेवा कीजिए, जैसे बुजुर्गों का, बूढ़ों का, या फिर सरकार कह सकती है आप हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे मरीजों का सेवा कीजिए, या स्कूल में जाइए पढ़ाइए। तो इस तरह की चीज़ें, या फिर ऐसे गांव में जाइए जहां स्कूल नहीं है वहां शिक्षा दीजिए। तो इसके तहत अब सामुदायिक सेवा की सज़ा दी जाएगी। और सबसे बड़ा कड़ा प्रावधान किया गया है मॉब लिंचिंग के कारण होने वाली मौतों पर। मॉब लिंचिंग मतलब जहां भीड़ इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति को किसी संस्कृति, धर्म आदि के नाम पर भीड़ मार देती है, उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। तो मॉब लिंचिंग के तहत अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर किसी की हत्या करते हैं, तो उनकी न्यूनतम 7 साल की और अधिकतम फांसी की सज़ा हो सकती है। तो ये बदलाव सरकार अपने नए बिल में करना चाहती है। जो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है, यानी जो क्रिमिनल लॉ है, उसको पूरा सरकार बदलने जा रही है। विपक्ष ने इस पर काफ़ी हंगामा और विरोध जताया है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल न्यूज की तरफ। भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सरेना को मुंबई की पोर्ट से रवाना किया गया। कोस्टा सरेना भारत की पहली इंटरनेशनल क्रूज लाइनर होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को SST यानी श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है।
जिसका काम होगा गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर की देखभाल करना। SST यानी श्री सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना 1951 में की गई थी। देश के पहले स्वदेशी वार हेलीकॉप्टर रुद्र का सफल परीक्षण किया गया। रुद्र भारत का स्वदेश निर्मित पहला वार हेलीकॉप्टर होगा जिसमें 12-13 युद्ध कर्मियों की बैठने की क्षमता होगी। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर तथा केरल के कोझिकोड को क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्वालियर को सिटीज ऑफ म्यूजिक के रूप में तथा कोझिकोड को साहित्य वर्ग में शामिल किया गया। ग्वालियर प्राचीन काल से ही साहित्य शहर के नाम पर फेमस है क्योंकि यहाँ पर तानसेन और बैजूवारा जैसे महान संगीतज्ञ पैदा हुए और कहावत ही था प्राचीन काल में कि वहाँ पर बच्चा भी रोता है तो सुर में और पत्थर भी लुढ़कता है तो ताल में। तो ग्वालियर को सिटीज ऑफ म्यूजिक के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। हीरालाल सामरिया को CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। यह देश के पहले दलित होंगे जो केंद्रीय सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हीरालाल सामरिया से पहले कोई भी दलित व्यक्ति इस पद तक नहीं पहुंच पाया है। सरकार ने भारत आटा को लॉन्च किया है जिसके तहत 27.5 रुपये में 1 किलो पैकिंग आटा मिलेगा जिसकी खुले बाजार में कीमत 45 और 50 रुपया है। यह आटा मोबाइल वैन के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। तो सरकार भारत में गरीबी भगाने के लिए काफ़ी संकल्प है और वो चाहती है कि अधिक से अधिक गरीबों को सस्ते दर पे राशन मुहैया कराए। भारत की महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर एशिया चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। रूस ने परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया। परवेज मुशर्रफ की सजा मौत की सुनवाई फिर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको बता दें फरवरी 2023 में परवेज मुशर्रफ की मौत हो चुकी है। परवेज मुशर्रफ पर देश में तख्ता पलटने, देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और देश को कारगिल युद्ध में ज़बरदस्ती झोंकने के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। परवेज मुशर्रफ 2001 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 1999 में नवाज शरीफ की सरकार की तख्ता पलट कर दी थी। इजरायली मंत्री एलाहाऊ के बयान से पूरे विश्व में खलबली मच गई है क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री एलियाहू ने हमास पर परमाणु बम गिराने की बात मीडिया के सामने कह दी थी। उसके बाद तो पूरे विश्व में खलबली मच गई। विशेषकर अरब देशों ने एलियाहू के बयान की कड़ी निंदा की है और तथा उन्हें इजराइल का आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि उनके इस स्टेटमेंट से सरकार का कोई लेना देना नहीं और उन्होंने किसी भी मीटिंग में भाग लेने से एलियाहू को मना कर दिया, बायकॉट कर दिया है। लेकिन इससे सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार उन्हीं देशों के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं जो यूएनओ के परमाणु जांच के निगरानी में रहते हों। तो इस तरह अरब देशों ने मांग की है कि इजराइल की जांच की जाए यूएनओ द्वारा कि क्या उसके पास परमाणु बम है या नहीं, क्योंकि इनके धमकी से ऐसा लगता है कि इजराइल के पास परमाणु बम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि पूरे विश्व में एक तनाव और संघर्ष की स्थिति काफ़ी बढ़ती जा रही है और ये तनाव हम अपने सीमा पर भी देख सकते हैं, जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव हुआ है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान अफगानियों को अपने देश से निकाला, तालिबानियों ने धमकी दिया है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें अफगानियों के साथ, नहीं तो इसकी जवाबी कार्रवाई वो करेंगे। तो इस तरह भारतीय सीमा पर भी तनाव बढ़ता जा रहा है, उधर अरब देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है, ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है, उधर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो पूरे विश्व में वैसी स्थिति है जैसी प्रथम विश्व युद्ध के समय थी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि परमाणु बम का युद्ध छिड़ जाए या फिर तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। संभावना तो अभी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ठंडक की तैयारी कर ली है कि ठंडक में कैसे युद्ध किया जाए, और युद्ध का दूसरा चरण भी लागू कर दिया है। आज का इशू है, क्या हमें सूचना आयोग के खाली पदों से परेशान होना चाहिए, क्योंकि सूचना आयोग से ही हमें वो सारी जानकारी प्राप्त होती है जिसको हम चाहते हैं। यानी यदि हम कोई सूचना किसी अधिकारी से चाहते हैं या सरकार से चाहते हैं तो RTI डालते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत हम ये जवाब मांगते हैं। आपको बता दें,
सूचना के अधिकार का कानून 2005 में लागू किया था। आपको बता दें हम कि भारत में एक मुख्य सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग होता है, तथा हर राज्य में सूचना आयोग होते हैं। इस तरह भारत में कुल 27-28 सूचना आयोग हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 अन्य आयुक्त होते हैं, यानी कुल 11 लोगों का स्टाफ होता है। उसी तरह राज्यों के सूचना आयोग में भी 11 लोगों का स्टाफ होता है। ये सूचना आयोग किसी आरटीआई याचिका दायर करने वाले की आखिरी उम्मीद होते हैं। अगर कोई विभाग किसी आरटीआई का जवाब देने से इनकार कर दे तो आरटीआई दायर करने वाला शख्स सूचना आयोग का दरवाज़ा खटखटाता है और सूचना आयोग इस शिकायत पर सुनवाई कर संबंधित विभाग को जानकारी देने या जानकारी न देने की वाजिब वजह बताने को कहते हैं। इस पद पर किसी का न होना आम लोगों के जानकारी पाने के अधिकार पर एक खतरा है। एनजीओ सार्थक नागरिक संगठन ने सूचना आयोग पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह पता चला कि देश भर में 6 सूचना आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त के पद खाली पड़े हैं और 4 राज्यों के सूचना आयोग लंबे समय से काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आरटीआई का जवाब कहां से मिलेगा? स्टाफ की कमी इतनी है कि केंद्र और राज्य के 27 सूचना आयोगों में इस साल 30 जून तक 3.2 लाख शिकायतें पेंडिंग में पड़ी हैं, जिनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो सकी है। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल होता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 60 लाख आरटीआई भारत में डाली जाती है। ऐसे में जब इन आयोगों के पास स्टाफ ही नहीं होगा तो कैसे हमारे और आपकी ओर से मांगी गई जानकारी हमें मिल पाएगी? एक आरटीआई एक्टिविस्ट के अनुसार कि 2014 के बाद सरकार सूचना आयोग के प्रति संवेदनशील नज़र नहीं आ रही है। वो सूचना आयोग को मजबूत नहीं करना चाहती है, क्योंकि 2014 के बाद जब कभी भी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बात होती है तो सरकार आसानी से उस पर नियुक्ति नहीं करती है। हमें हमेशा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, उसके बाद ही मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। उनके अनुसार सरकार ये नहीं चाहती है कि आम जनता हमसे कोई सवाल पूछे और हमें उनको किसी सवाल का जवाब देना पड़े। तो इस तरह सरकार आम जनता के इस अधिकार को दबाना चाहती है। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।